सर क्लास के अंदर तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो टॉपर होता है, एक मिडिल होता है, एक लोअर होता है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप उन लोग को, जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा अपर लेके आने के लिए? देखो जो टॉप आपके अकॉर्डिंग कोचिंग सेंटर के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसका आईक्यू कैसा होता है और एक स्कूल के बच्चे का आईक्यू कैसा होता है? बचपन से थोड़ा क्यूरियस था, मुझे हर चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत है और मेरा 100% फोकस प्रैक्टिकल्स पे रहता था। ये सभी एक्टिविटीज़ बुक्स के अंदर मेंशन भी होती हैं पर सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग डेज वगैरह से चूज करके हम करवाते हैं ये सभी चीज़ें। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा। इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चीज़ें थी, सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, जो बाउंडेशन थी हमारी, ये हटा दी गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट जो सिर्फ ट्रेनिंग्स को हैंडल करता है। सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जस्ट फॉर सोसाइटी के बच्चे की ग्रोथ के लिए लीडरशिप लाइक दिस आप अपनी टीम को किस तरीके से हैंडल करोगे? आज के एपिसोड के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं, मल्टी टैलेंटेड गेस्ट है, और मल्टी टैलेंटेड का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। हमारे सर विकास चौधरी जी, जो हमारे नारनौल के पास स्कूल है ओम इंटरनेशनल स्कूल शोभापुर, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड इस स्कूल में छोड़ रहे हैं ताकि बच्चे बहुत बिल्ड कर पाए अपने आप को। तो आज विकास सर की जर्नी हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। और जब मैंने सर के बारे में जाना, देखा कि इतनी सारी क्वालिटी और इतना सारा एक्सपीरियंस सिर्फ 43 की एज में वो कैसे किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के अंदर। और अगर यह पॉडकास्ट आपको थोड़ी भी वैल्यू देता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका दिया, मेरे लिए सम्मान की बात है। रही मेरी जर्नी की बात, वो स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर चलते रहेंगे। जैसे आप पूछेंगे हम आपको बताएंगे। जी सर, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताएंगे तो ऑडियंस थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी। जी सर, सबसे पहले मेरा नाम विकास चौधरी, मैं नारनौल का रहने वाला हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मेरी आई एम फ्रॉम टेक्निकल साइड, मैं BTech और MTech हूँ फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी समय तक मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल काम किया है। और लगभग पिछले 8 सालों से मैं इस संस्था में, जो कि ओम इंटरनेशनल स्कूल में, एज ए प्रिंसिपल के तौर पे कार्यरत हूँ। यही मेरी एक छोटी सी जर्नी है, छोटा सा है। नहीं सर, जब मैंने आपका जो CV लगा लीजिए या जब देखा तो मुझे है ना अलग से एक बहुत अच्छा फील हुआ कि इतनी सारी क्वालिटी कॉलेजेस में, HOD, प्रिंसिपल, तो वो कैसे आप हैंडल करते थे, वो सारे इस पॉडकास्ट में हम पूछने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, 43 की एज के अंदर इतना सारा डाटा कलेक्ट करना वो कैसे किया? एक्चुअली मैं बचपन से थोड़ा क्यूरियस था, मुझे हर चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत है। मुझे हमेशा ये पता करना होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्यूरियस था। कुछ टाइम ने भी मुझे ऐसे ऐसे स्टेप्स पे इन्वॉल्व होने की, जिसके कारण से मैं इंजीनियरिंग लाइन की डायरेक्शन में गया। कुछ इंटरेस्ट भी ऐसा था और फिर धीरे धीरे मुझे क्यूरियोसिटी मिलती रह गई, चांस भी मिलते गए, ठीक है, और इसमें मैं आगे बढ़ता गया। सबसे पहले मेरी जो मेरी जो जॉब थी वो थी सिंघानी यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन हुआ था। अच्छा, जो फर्स्ट था वो सिंघानी यूनिवर्सिटी में। विद इन 3 मंथ्स मैं वहाँ पर एज ए प्रोफेसर ज्वाइन हुआ था। उसके 3 मंथ्स के बाद मैं HOD बना था। उसके 3 मंथ के बाद मैं प्रिंसिपल बन गया था वहाँ पे। तब से लेके अभी तक मैं प्रिंसिपल हूँ। तो ये 3-4 महीने के अंतर में इतनी अपग्रेडेशन, हाँ, वो कैसे? थोड़ा बहुत चेंजमेंट लेके आया था मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। हमारे टेक्निकल लाइन में, आप भी इस फील्ड से, आपको पता होगा प्रैक्टिकल्स पे कितना ध्यान दिया जाता है। और मेरा 100% फोकस प्रैक्टिकल्स पे रहता था। मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल्स में, लैब में, एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया था। अभी भी चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज हो, मेरा टारगेट यही रहता है कि बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाए। मैंने देखा ये चीज। हाँ, मैं भी आया था एक बार। आप भी आए थे, आपने देखा होगा। हमारी IITL लैब है, ठीक है, हमारी IITL लैब है। तो जनरली आप लोगों ने ये भी देखा होगा, आप खूब सारे IITL लैब्स की विजिट की होगी आपने। एक बार हमारे IITL लैब की विजिट करके देखो। आपको अभी भी आप जाओगे IITL लैब में तो आपको आज भी कुछ ना कुछ काम है उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो रनिंग में स्मूथली है। बच्चों को जिस भी तरीके से बच्चों को नॉलेज मिल सके, हम वो सभी तरीके अडॉप्ट करते हैं। स्पेशली होम इंटरनेशनल स्कूल लगा लो या मेरे पिछले, और एज ए स्कूल में मुझे यहाँ पर आके इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिला है कि मैं बता नहीं सकता आपको।
कि बच्चों को कैसे डेवलप किया जाता है। और मैं ये आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जिस संस्था में मैं बैठा हूँ, हम हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे कि इस संस्था में पढ़ने वाले हर एक बच्चे की हर तरह की ग्रोथ हो। मेंटली लगा लो, सोशली लगा लो, एकेडमिकली लगा लो, हर टाइप की ग्रोथ करनी। और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है जिसके साथ मैं काम करने लग रहा हूँ, जो फुल्ली डेडिकेटेड है। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया है, ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहने लग रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल हूँ। ये मेरे वर्ड्स है आपके लिए। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल से उठ के होने लग रहा है, ठीक है। और उसका आउटपुट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हर साल हमारा रिजल्ट है, आप बोर्ड्स के रिजल्ट देख लीजिए, लास्ट ईयर हमारे नीट में IIT में सिलेक्शन देख लीजिए, तो वो रिजल्ट तो अपने आप निकल के सामने आते हैं जब मेहनत होती है। तो हम बच्चों पर काफी मेहनत कर रहे हैं। स्कूल में भी पहले हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वहां पर भी काफी मेहनत करते थे और उसका रिजल्ट भी मिला। मेरे कम से कम हजारों स्टूडेंट्स हैं आज के दिन जो अच्छी तरह प्लेस्ड हैं, आज के दिन मिलते हैं तो क्या रिगार्ड करते हैं। और एक टीचर को इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फील कर सकता हूँ ये चीज। हाँ, मेरे आजकल ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे है, कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब भी कभी मिल जाते हैं तो जैसे वो कॉलेज में थे ना मेरे सामने, आज भी वो चाहे बड़े बीवी बच्चों वाले हो रहे हैं, लेकिन उनका रेस्पेक्ट वही है मेरे लिए, सेम जो उस वक्त था। क्या बात करते हैं, वो बोलते हैं ना, एक तो पेरेंट्स और एक टीचर, ये दो याद। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा प्रैक्टिकल के बारे में। स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर चीज प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है या फिर थ्योरेटिकल होना ज्यादा जरूरी है? दोनों ही चीजों का अपना अपना अलग रोल है। जिस दिन हम थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट कर देंगे ना, उस दिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन द सेंस, या नहीं जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपने इंजीनियरिंग लाइन में लगा लीजिए, अपने केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। मैं एक बार एक क्लास में एक लेक्चर देने लग रहा था, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट आता है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ठीक है, लुब्रिकेंट्स के रिलेटेड था। 2-3 बार बच्चों को बताया, नहीं समझ में आया। अब इनको मुझको नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट, तो मुझको प्रैक्टिकल ले जाना पड़ेगा इनको। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ सबको। सबकी मदर्स किचन में जाते हैं, तड़का वगैरह लगाते हैं रायता वगैरह के लिए। जब घी को गर्म करते हैं हम, एक कुछ वेपर्स बनने स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। और जब उस चमचे के ऊपर आग लग जाती है, हम उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। बिल्कुल उनके अच्छी तरह से समझ में आ गया कि लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से। तो जो भी टीचर हो, थ्योरी को जब वो जनरल रूटीन में, डेली रूटीन में हमारे इन चीजों के साथ रिलेट कर देंगे, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट कर देंगे, तो बच्चों के लिए समझना, स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है इन चीजों को। बिल्कुल। जो आज का एनवायरनमेंट चला हुआ है और आज का जो समय चला हुआ है, बच्चे बड़े तेज होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस। अब जो छोटा ही बच्चा होता है वही देखो कैसे कितना एक्टिव हो रहे हैं। हाँ। तो आपकी स्कूल के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी देते हैं कि बच्चे इतने अच्छे तरीके से आउटपुट दे रहे हैं? वो देखो, वही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसका एक रीजन है हमारे सराउंडिंग, पेरेंट्स का अवेयर होना, ठीक है। और एक स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसको बच्चों को डेवलप करने में। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जहां पर होंगी, ठीक है। अभी कुछ समय पहले रिसेंटली मैं CBSE का रिसोर्स पर्सन अपॉइंट हुआ हूँ अपने मेहंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हम 2-3-4 हैं लोग हैं, ठीक है। हमें ट्रेनिंग करवाई गई, ट्रेनिंग में हमें कुछ अलग चीजें सिखाई गई। मैं रियली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ उन चीजों से कि हम बच्चों को 3rd, 4th, 5th, 6th जो बच्चे होते हैं उनको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह में करवाते रहते हैं। इससे अच्छा हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम उनका एक छोटा सा विजिट करवाएं, 50 रुपए दें उनको, तुम्हें सेव खरीदनी है, कुछ चीजें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सेविंग्स वगैरह सारी चीजें, वो सब प्रैक्टिकल से रिलेट होगी। उनके बजाय, नोटबुक के बजाय जब वो बच्चे खुद करके देखते हैं जिन चीजों को, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है उन चीजों। बिल्कुल, और जल्दी घुसती है, बिल्कुल बहुत जल्दी घुसती है बच्चों के, और हमेशा याद रहती हैं। उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा परमानेंट मेमोरी के अंदर जाती है हमारी वो चीजें। बिल्कुल, ये तो राइट नाउ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बहुत सारे अभी कुछ हम जैसे नो प्लास्टिक डे करते हैं, ठीक है, बैगलेस डे करते हैं, उस दिन बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, और वो सारी एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं उनके एकेडमिक से ही। अच्छा, उनके एकेडमिक से रिलेटेड होती है। छोटे छोटे बच्चों को शेप्स वगैरह करवाना, ये सब डिफरेंट क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। ये सभी एक्टिविटीज बुक्स के अंदर मेंशन भी होती हैं, पर सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग डेज वगैरह से चूज करके हम करवाते हैं ये सभी चीजें सब बच्चों को। बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ। सर,
जब मैं पढ़ता था स्कूल के अंदर, तो जब पहली, दूसरी, तीसरी या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास होती थी, तो हम लोगों को है ना बोर्ड के ऊपर ही सिखाया जाता था ABCD, लेकिन अब जो स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है ना कि पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। हाँ। तो वो ज्यादा बेटर था, फिर ये वाला ज्यादा बेटर? देखो, उस वक्त के जो टीचिंग और लर्निंग थी एज कम्पेयर टू टुडे, ठीक है, आज हमको सभी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है आज का सिस्टम जब बेटर है, हर मामले में बेटर है, और वो बेटर है इसी के कारण से स्टूडेंट्स भी बेटर हो रहे हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम बेटर है, उसी के कारण उस वक्त हमारे जो हम लिखना पढ़ना किसी टाइम के ऊपर फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करते, स्कूल जाना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते थे। आज जब फर्स्ट क्लास में बच्चा आता है वो रीडिंग राइटिंग ऑलरेडी सीख चुका होता है, बिल्कुल सीख चुका होता है। तो ये हमारी टीचिंग में चेंजमेंट ही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट की है धीरे धीरे। कोई जैसे कि सब एग्जाम्पल लगा लो, अभी 10th के बाद हमको, अभी तक हमारे पास कंडीशन थी अगर हमें मेडिकल लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, नॉन मेडिकल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा। इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चीजें थी, सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, जो बाउंडेशन थी हमारी, ये हटा दी गई है। अच्छा, आप पर्टिकुलरली अपने कोई भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज कीजिए, ठीक है, उसी में अपने करियर को आगे बढ़ाइए। जैसे 10th में अभी एक चीज तो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है 2 साल तो काफी साल से, कि जैसे मैथमेटिक्स है 10th क्लास में, जिन बच्चों को फ्यूचर में आगे मैथ से रिलेटेड नहीं करना, उनके पास एक इजी मैथमेटिक्स का ऑप्शन दे दिया गया है 10th क्लास में। 2 मैथ है फिलहाल 10th क्लास में, राइट नाउ अभी भी है 2 मैथ के ऑप्शन दे दिए गए हैं। जिसको आगे मैथ चूज नहीं करना वो आसान वाला मैथ ले और अपने बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करे। ऐसे बहुत सारे चेंजमेंट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी आने वाले हैं। जैसे एक स्पेसिफिक बस मैथ को ही अभी मैथ को किया गया है। आप CUT का एग्जाम्पल ले लीजिए, CUT में भी आपको जिस सब्जेक्ट जिसमें आपको आगे एडमिशन लेना है, आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिए, उससे रिलेटेड 1-2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसी में आप इंटरेस्ट दीजिए, उसी बेस पे आपका हो जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने पास 12th में ये था तो आपको ये लेना चाहिए। और ये अपग्रेडेशन होती जा रही है, बहुत सारी चीजें होती जा रही है। ये ट्रेनिंग वाला जो सिस्टम है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जैसे कि ट्रेनिंग वाला जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, फिर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग? मेन तो है सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तरह एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है और हमारे CEO पंचकुला ने लास्ट ईयर से इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसके तहत सभी टीचर्स को, ऑलरेडी ये हमारे बायलॉज में मेंशन था, पहले भी था, 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। 50 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, जिसमें 25 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग होती है, 25 आवर्स CBP जो CBSE ऑर्गेनाइज करती है वो ट्रेनिंग करनी होती थी, ठीक है। लास्ट ईयर से ये इम्प्लीमेंट हो गई है और सभी स्कूल्स मैं मेहंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं यहाँ पर डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ इस ट्रेनिंग का भी, तो इसकी बात करूं तो सभी स्कूल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने, और इसका आउटकम हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं तारीफ करता हूँ CBSE की भी, ठीक है, CBSE COE की भी इस मामले में, कि वो ऐसा यूनिवर्सिटी लिए वो उन्होंने स्टार्ट किया है और आगे बढ़ के उन्होंने ये शुरू किया है। सबसे क्यों किया सर वैसे? आप मुझे एक बात बताइए, हमारे नेबरिंग कंट्री है चाइना ही है, चाइना के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। वहाँ सब कुछ एजुकेशन के साथ एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है स्किल बेस्ड है। स्किल, हर एक पर्सन कितना भी भारी एजुकेटेड हो, उसको किसी न किसी स्किल में इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एकेडमिक्स पे बेस रखते हैं। और आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है, हमको सरवाइव करने के लिए एक स्किल की जरूरत होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज 10th 12th के बाद होते थे, 6th क्लास से स्टार्ट कर दिए गए हैं। कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, तो ये धीरे धीरे चेंजमेंट आने लग रहे हैं। उनके प्रो और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल के ऊपर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, CBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, सभी इसके ऊपर काम करने लग रहे हैं। इसमें HBSE भी इंक्लूड हो रखा है। HBSE भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जो है डाइट वगैरह के थ्रू अपने गवर्नमेंट के टीचर्स है या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है, इनको कुछ कभी कभी ट्रेनिंग वगैरह करवाते रहते हैं। गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए तो रेगुलर ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, प्राइवेट के लिए भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि हम कुछ टीचर ही सिलेक्ट हुए थे पंचकुला के अंदर, जो मीटिंग्स हुई थी एज ए प्रिंसिपल के तौर पे गए थे आप वहाँ पे, वो रिसोर्स पर्सन के लिए। तो उसके अंदर क्या चीजें सिखाई गई थी आपको जो बच्चों पर लागू करने वाले हैं?
सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो क्या था, रिसोर्स पर्सन क्या होता है। एक सीबीएसई की तरफ से एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है कि वो आगे जाके टीचर्स को ट्रेन कर सके। वो टीचर्स को ट्रेन कर सके। अब उसके अंदर वो ट्रेनिंग के लिए अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेन कर सकता है, इन हाउस ट्रेनिंग के लिए दूसरे स्कूल के टीचर्स ट्रेन कर सकता है, साथ ही साथ वो सीबीएसई जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उनमें भी जाके वो ट्रेनिंग बच्चों को टीचर्स को दे सकता है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करवा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डोमेन वाइज 3 डोमेन बनाए हुए हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एक प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है, एक जेनरिक टॉपिक है, अलग अलग बाइफिकेट किया हुआ है इनको, किसको कितने दिन ट्रेनिंग करनी है। सबसे पहले उसमें सिलेक्शन का मेथड ये था कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी सीबीएसई ऑफिशियल्स के आगे ऑनलाइन। ठीक है, वहां पर आप लोगों का अगर आप सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारे को होता है, बहुत सारों का नहीं होता है। मैंने भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो मेरा हो गया सिलेक्शन, उसमें मैं क्लियर कर गया। उसके बाद हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी, वो मेरी पलवल हुई थी। और उस ट्रेनिंग में हमारे जो मास्टर ट्रेनर थे वो आए थे ISTM डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट जो सिर्फ ट्रेनिंग्स को हैंडल करता है। अच्छा। और उसने मास्टर ट्रेनर बनाए हुए हैं। वो मास्टर ट्रेनर आए थे, उन्होंने हम रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, कि कैसे कैसे किस तरह के कौन कौन सी मेन चीजें होती हैं जो किसी तरह से आपको एक्सप्रेस करना है। और 2 दिन का बहुत लंबा प्रोसेस था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा नॉलेजफुल था, मीनिंगफुल था वो। ठीक है, और वो हमने करके आए थे। उसके बाद हम ऑथराइज हो गए हैं कि हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में सीबीएसई में सीबीएसई के थ्रू रिसोर्स पर्सन हम जहाँ चाहे वहां से पर जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग में से जो चीजें आपको बताई वो आपने इम्प्लीमेंट की? हाँ, वो मैंने मेरे स्कूल में भी की है, और मेरे स्कूल में भी की है। मैंने मेरे स्कूल में भी बहुत आउटपुट भी अच्छा मिला होगा। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे मैंने वही चीजें सीखी, मैंने वो बहुत सारी चीजें सीखी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट की, और उन इम्प्लीमेंट के हम नई नई चीजें तो लाते रहते हैं, उनका एसेस भी तो करना हमारा फर्ज बनता है ना। फिर मैं उनको एसेस भी करता हूँ कि मैंने ये जो चेंजमेंट किया है, इसका रिजल्ट क्या, आउटकम क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ, वाकई ही ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। स्कूल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स को, उसमें आप क्या सिखाते हैं? क्योंकि यू हैव मोर क्वालिटी, है ना। मैंने देखा ये चीजें ऑब्जर्व भी की ना, कहीं ना कहीं आपके स्टेटस पे भी मैं देखता रहता हूँ, एक्टिवेट रहता हूँ। तो वो क्या क्वालिटी देते हैं कि टीचर्स बड़े निखर के आते हैं? एक्चुअली फिलहाल सबसे बड़ा हमारे टीचर्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा चीज जो सामने आती है, प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, पेरेंट्स को डील करना। एक तो अच्छा, पेरेंट्स की काउंसलिंग की मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। ठीक है, मैंने जितने चैलेंजेस अभी तक फेस किए हैं उसके हिसाब से। लेकिन उससे बड़ी एक चीज और होती है कि जनरली हम क्या करते हैं, जाते हैं क्लास में, सिलेबस पढ़ाया करवाया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी का लेवल अलग अलग है। ठीक है, हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें। जिस दिन हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो गए, उस दिन बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आने स्टार्ट होगी, बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप क्लास के अंदर किसी भी, मैं तो मेरा एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मैं किसी क्लास को पढ़ाने लग रहा हूँ, अगर उसमें 40 स्टूडेंट्स है तो 10 to 15 स्टूडेंट्स जो होंगे वो रेगुलर मेरे पास प्रॉब्लम लेके आएंगे। मतलब क्वेश्चन रेज करेंगे, कुछ ना कुछ से 10 से 15 ऐसे बच्चे होंगे तो कभी कभी लेके आएंगे। लेकिन 5 से 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब अगर वो मेरे साथ एजिटेट नहीं करते हैं, मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम जरूर लेके आएंगे एक ना एक दिन। और जिस दिन मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफी साल पहले की बात होगी। मैं स्कूल में क्लास में 9th क्लास को पढ़ा रहा था। एक बच्चा था जो नहीं पढ़ता था, ठीक है, और मैं इंग्लिश पढ़ाने लग रहा था उस वक्त उनको। तो मैंने उसको 3 क्वेश्चन लर्न करने के लिए दिए, ठीक है, और कहा तू करके लेके आना। वो जनरल रूटीन में वैसे वो एक क्वेश्चन उसने सुनाया मेरे को, उसकी मैंने उसके एक क्वेश्चन सुनाने के ऊपर क्लास में क्लैपिंग करवा दी, सिर्फ एक क्वेश्चन। आप देखो उस बच्चे का उस दिन उस क्लैपिंग से इंटरेस्ट इंग्लिश में इतना क्रिएट हो गया कि वो टॉप 5 बच्चों में आया इंग्लिश में लास्ट में। बात कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा एप्रिसिएशन था बस। ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बच्चों में करनी होती है। ठीक है, पर जर्नली हमारे टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर भी रहता है, सिलेबस भी करवाना होता है, टेस्ट भी लेना होता है। ठीक है, और कुछ सिचुएशन भी ऐसी होती है, स्ट्रिक्टनेस भी ऐसी होती है।
ठीक है, प्रिंसिपल की तरफ से लगा लीजिए और किसी की तरफ से लगा लीजिए, तो लेकिन हम चेंजमेंट करने लग रही है, हम करने लग रहे हैं, धीरे धीरे ये चेंजमेंट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक प्रिंसिपल होने के नाते टीचर्स को किस एटीट्यूड से देखते हैं? टीचर्स को मेरे कलीग्स के, ठीक है, मेरे साथी हैं, ठीक है सर, और कोई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई मेरे से कम एक्सपीरियंस है। जब भी हमारी मीटिंग होती है, मैं कोई 1-1 घंटे की मीटिंग कभी नहीं लेता आज तक। मेरी 15 मिनट के अंदर मीटिंग होती है, 15-20 मिनट मैक्सिमम, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, ये करेंगे। हाँ, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन मैं निकालता हूँ, और मैं जब उनको प्रॉब्लम देता हूँ, उनका सोल्यूशन निकालने का आश्वासन वो मुझे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, और फोर्सफुली हम किसी से कुछ काम नहीं करवाते टीचर से कभी भी। आपको ये करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आप कंफर्ट होगे, ठीक है, जैसे आपको लगे उसी तरह से आप काम कीजिए। ठीक है, मुझे तो चाहिए बच्चों में डेवलपमेंट, बस सिर्फ एक ही टारगेट है, बच्चों में डेवलपमेंट। मान लीजिए कि मैं स्कूल के अंदर काम कर रहा हूँ और कोई भी सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक उठा के मैं लेके आता हूँ, उसमें एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ हाँ, राइट नाउ, हाँ। तो और बच्चों को अच्छे से सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, हाँ, बच्चे से हाँ। पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे, अभी आपने बोला कि 5% ऐसे स्टूडेंट रह जाते हाँ, हैं कि जो नहीं करते, उनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो और आप उस स्कूल क्लास के अंदर ही आ गए, हाँ। मेरी वाली क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, और उन्हीं 5 बच्चों में से एक को उठा लिया आपने। जनरली मेरे पास ज्यादातर यही होता है, मैं हमेशा उन्हीं बच्चों को उठाता हूँ। पता चल जाता है कि ये बच्चा आंसर है, ये बिल्कुल वो छुप रहा, वो बच्चे क्या होते हैं, वो थोड़ा छुपने की कोशिश करते हैं, मेरे से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। पर मुझे जैसे डेली मेरे सारा दिन रिजल्ट, मैं कम से कम 4 या 5 राउंड लगाता हूँ, ठीक है, अभी बाहर आके कैमरे में देखता रहता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन क्या करने लग रहा है, क्लासेस में से क्या चलने लग रहा है। तो मेरे पास लगभग हर क्लास के हर एक बच्चे की रिपोर्ट रहती है, ठीक है। अगर आप 6 से 12 तक अगर किसी बच्चे का मेरे को पता करोगे, तो आप किसी बच्चे का नाम लोगे, तो मैं आपको फादर नेम बता दूंगा फट से। वो ऑब्जर्वेशन पावर कैसे कैसे हाँ, कैसे डेवलप बस किया? कभी से ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और रही बात बॉडी क्लासेस की, तो वो तो टिप्स पे है सब कुछ उनका, तो किस दिन किसने क्या काम किया, किसने क्या नहीं किया, ये रखना तो एज ए प्रिंसिपल हमारी ड्यूटी है, ये तो रखना पड़ता है। सर क्लास के अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो टॉपर होता है, एक मिडिल होता है, एक लोअर होता है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप उन लोग को, जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा अपर लेके आने के लिए? देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है, उनको सिर्फ हिंट की जरूरत होती है, ठीक है। जो मीडियम बीच वाले बच्चे होते हैं उनको मेहनत की जरूरत पड़ती है, उनसे मेहनत करवाई जाती है। कैसे करवाते सर, वो जानना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने एक चैप्टर करवाया, सपोज मैंने एसएस में एक चैप्टर करवाया, ठीक है ना। अब एसएस में मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है इस बच्चे की कैपेबिलिटी इतनी है, 5 क्वेश्चन लर्न करके आ सकता है, मैं वही 5 क्वेश्चन सभी बच्चों को दूंगा, लेकिन अलग अलग लेवल के दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। आप ये एमसीक्यू बेस पे याद करके लाओ, आप वेरी शॉर्ट में कराओ, तो वेरी लॉन्ग में करके लेके आपका, ठीक है। धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है, जब वो वहां से स्टार्ट करता है, तो एक टाइम पे वो वहां आएगा, एक टाइम पे वो उस स्टेज पे पहुंचेगा। वो हम लगभग 2 से 3 बार बोर्ड की क्लासेस का रिवीजन करवा देते हैं, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाता है कंप्लीट सिलेबस का। हाँ, 2 से 3। वो पूरा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाता है वैसे? सिलेबस आप मेरा लगभग सभी सब्जेक्ट्स का लगा लीजिए, अगस्त में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कोई जी सर। किसी प्रिंसिपल। आप मेरे ऑफिस में जाइए, सिलेबस बाइफिकेटेड रखा हुआ है, ये फाइल रखिए, दूसरी इसमें भी सिलेबस बाइफिकेटेड है, इसमें देख लीजिए आप कब सिलेबस खत्म होता है। अगस्त में कंप्लीट, उसके बाद 2-3 बार अगस्त में कंप्लीट, 15 दिन रिवीजन, सितंबर का हाफ ईयरली एग्जाम होता है, तब हम फुल सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, उसके बाद रिवीजन, फिर एक और रिवीजन, उसके बाद बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी बेटर एक्टिविटी है? मेरे को सबसे बढ़िया अगर क्लास वाइज लेके चले तो 10th और 12th के लिए अलग, और जो विदाउट बोर्ड वाली हाँ। क्लासेज उनके लिए, और 5th क्लास से बिलो। सबसे बढ़िया एक्टिविटीज बच्चों, स्पोर्ट्स से बढ़िया कुछ एक्टिविटी नहीं। स्पोर्ट्स से बढ़िया कुछ। आप एक बच्चे को 6 पीरियड पढ़ाने के बाद आप उनको 1 पीरियड गेम पीरियड दे दीजिए, ठीक है सर। और जब उनका 7वां पीरियड आएगा, 8वां पीरियड जब आएगा, उसमें उनकी जो एनर्जी होगी और जो 6th पीरियड में जो गेम्स पीरियड से पहले की एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो जिस माहौल में बच्चे कंफर्टेबल फील करें ना, स्कूल्स को मेरे हिसाब से वो माहौल अडेप्ट करना चाहिए, वो माहौल अडेप्ट करना चाहिए। एज ए प्रिंसिपल होने के नाते आप एक
स्कूल को, जो अदर स्कूल्स हैं, आप तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन अदर स्कूल्स हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे कि ये सुधार होना चाहिए? नहीं, अदर स्कूल्स में भी सभी मेरे कलीग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मेरे जानकार हैं, हमारी डिस्कशन चलती रहती है, बातें होती रहती हैं। सभी लगभग अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, सजेशन भी मिलते रहते हैं, ठीक है। पर कुछ जगह में आके देखता हूँ वो ट्रेडिशनल थिंग्स को भी फॉलो करते हैं, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है, बाकी हो चाहे ना हो, ठीक है। तो वो लेकिन अब आने वाले टाइम में सबका चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, सबका धीरे धीरे सभी को चेंज करना पड़ेगा अपने आप तक। बिल्कुल सर, अभी मार्केट के अंदर है ना एक नया कॉन्सेप्ट छाया हुआ है, शायद वो 2020 से पहले से ही छाया हुआ है, कोचिंग वाला। और कोचिंग तो करीब करवा ही रहे हैं, अदरवाइज ऐसे भी बोलते हैं कि सीकर की कोचिंग जो कोटा से आ रही है वो यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है। इस ये मामले कोचिंग का में फंडा क्या है सर? इस मामले में मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताऊंगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कोचिंग को डेवलप किया है। सीबीएसई बोर्ड हो या और कोई अदर बोर्ड हो, इन्होंने अपने बोर्ड की क्लासेस को इजी मोड में लेके आए हैं, और जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, नीट है, जेई है, वो हार्ड होता गया, दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन हो गया। उस गैप को फिल करने के लिए इन कोचिंग्स की जरूरत पड़ी है। ठीक है सर, अगर आप सिंपल किसी बोर्ड की क्लासेस को करवाओगे, ठीक है, एकेडमिक करवाओगे, और उस बच्चे से नीट या जेई का आप एग्जाम क्लियर करवाने के एक्सपेक्ट रखोगे तो नहीं, क्योंकि वो उसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। और हमारे जो एकेडमिक्स, हालांकि बुक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस काफी ज्यादा है, और उस डिफरेंस को फिल करने के लिए बीच में आए कोचिंग सेंटर्स। मुझे एक और बात आजकल हर पेरेंट्स का दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, कोई 6th क्लास से, कोई 8th क्लास से, कोई 10th क्लास से कोचिंग में भेज रहे हैं, बच्चों कोचिंग में भेज रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल हर तरीके से मिलनी चाहिए, पर स्कूल एजुकेशन जो है ना, वो तो सबसे जरूरी है, बिल्कुल उसको स्किप मेरे हिसाब से नहीं करने देना चाहिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल के अंदर तो नाम लिखवा देते हैं और फिर वो नॉन अटेंडिंग हो जाते हैं, फिर वो कोचिंग के अंदर चले जाते हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या असर पड़ता है? स्कूल में पेपर देने आते हैं, अगर उनके पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे आप, किसी बच्चे को अगर आपने 6th क्लास से 8th क्लास से कोचिंग में डाल दिया है, ठीक है, वो वहां जा रहा है, पढ़ रहा है, उसकी जो आप ग्रोथ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना उन बच्चों को, एक टाइम आने के बाद अगर उनका रिजल्ट देखेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेंगे इन कंपैरिजन विद दैट स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन द स्कूल। मतलब कि एक स्कूल में जो एक अलग टाइप की डेवलपमेंट की ग्रोथ जो होती है ना, वो उन कोचिंग्स में नहीं होती है। वहां पर सिर्फ अब यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वहां पर सिर्फ काम काम काम, और वो काम भी किस तरह का, सिर्फ उस एजुकेशन टारगेट को लेके। तो अलग जो दूसरी टाइप की जो ग्रोथ बच्चों की होनी होती है वो रुक जाती है उस वक्त में, वो रुक जाती है उस वक्त। और मेरे सजेशन तो यही है पेरेंट्स को कि आप एक्स्ट्रा कुछ बच्चे को करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज के दिन जरूरत भी है, लेकिन स्कूल को स्किप मत करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं स्ट्रेस। अब मेरे पास एग्जांपल्स आते हैं, एक कोई स्टूडेंट है, स्कूल भी आ रहा है, उसके बाद शाम को कोचिंग भी जा रहा है, फिर रात को ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है, और वो काम कहीं का नहीं कर पा रहा। फिर आउटपुट क्यों? प्रेशर किसका? पेरेंट्स का। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की इतनी ज्यादा है कि हम ही एक नहीं कर पाए, हमारा बच्चा करे, हम नहीं कर पाए, हमारा बच्चा करे, ठीक है। और सबके बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को सोचना चाहिए। पर धीरे धीरे पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, अब आप सीकर कोटा लगा लीजिए, वहां का क्या सक्सेस रेट क्या है? वहां का 1% से भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी 99% सिर्फ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए है, वो फीस भरने के लिए, बिल्कुल फीस भरने के लिए, ठीक है सर। और वो उनको भेजा किसने? पेरेंट्स ने। क्यों भेजा? उनको पता था कि हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। उनको पहले जब 12 साल जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया हमारे बच्चे क्या लेवल है, ठीक है, और जिस पेरेंट्स को ये पता है कि जिसको एग्जाम के लिए आप इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसका लेवल क्या है, हमारे बच्चे का लेवल, फिर भी फोर्सफुली भेजते हैं बच्चों को, और उससे कई बार नेगेटिव इफेक्ट्स भी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर्स में आते भी रहते हैं, खूब आते रहते हैं सर ऐसे, है ना। सर, अभी अपने मार्केट में बहुत सारी पास में आ चुके हैं कोचिंग सेंटर्स। आपके अकॉर्डिंग कोचिंग सेंटर के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसका आईक्यू कैसा होता है और एक स्कूल के बच्चे का आईक्यू कैसा होता है, कंपैरिजन? देखो, अगर आईक्यू की बात करें
दोनों का आईक्यू का लेवल अलग अलग हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। इसमें हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ वाले का अच्छा होगा वहाँ वाले का अच्छा होगा, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जो उसकी डेवलपमेंट होती है ना, एज ए बच्चे की तरह अगर डेवलपमेंट देखे, उसमें चेंजमेंट आता है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजमेंट आता है, बिल्कुल उसमें चेंजमेंट आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, उसके बिहेवियर में, उनके सब चीजों में चेंजमेंट आता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उन चीजों में चेंजमेंट आता है, ये चीज मैं देखी। और सर जो बिलो 5th क्लास के बच्चे होते हैं, आप एक प्रिंसिपल होने के नाते बिलो 5th क्लास के बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड करोगे? बिलो 5th क्लास के बच्चे तो लर्नर्स होते हैं, टोडलर्स होते हैं, उनको तो आप बिल्कुल खेलते हुए जैसे सिखाते हैं ना बच्चों को, उस मेथड में सिखाना चाहिए उनको। तो मतलब उनके ऊपर प्रेशर, किसी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि भाई घर जाए, जाते एक साथ काम करें, उठने का, लिखने का, राइटिंग का काम करें, 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक बैठे रहे, ठीक है। उनको तो सिर्फ बेसिक जो चीजें होती हैं वो अच्छी तरह होनी चाहिए। और सिर्फ एक ही बात है, जब बच्चा फ्रेश मूड में जो काम करेगा, बिना प्रेशर के जो काम करेगा ना, वो बेस्ट करेगा। अगर आप प्रेशर से किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स प्रेशर से बैठा देते हैं, टीचर प्रेशर से बैठाता है, कभी काम नहीं होता प्रेशर से, जब तक खुद की से मन से नहीं करेगा। और खुद मन से कब करेगा, जब कंफर्टेबल फील करेगा। सर जो एक सिटी के बच्चे होते हैं और एक अपने विलेजेस के बच्चे होते हैं, उनमें आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप उन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? आज के टाइम में सिटी और विलेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है सर, सारी फैसिलिटीज गांव में अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस है डिस्टेंस का। कुछ विलेजेस गांव में ऐसे हैं, पेरेंट्स मेरे को कांटेक्ट में आते हैं, सर हम एजुकेटेड नहीं हैं, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे पास ट्यूशन वाला कोई अवेलेबल नहीं है गांव में। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम बची हुई है। बाकी आप ऑनलाइन, अब टेक्निकल टाइम आ गया है, हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी है, सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, सभी बच्चों को अच्छी तरह पता है, सभी बच्चों ने अलग अलग कोचिंग्स के बैचेस खरीदे हुए हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सोल्व हो गई है। और कभी ये हम कंपेयर नहीं कर सकते गांव वाले बढ़िया नहीं, हर जगह सब बच्चे बढ़िया बेटर है हर जगह। ओके, कोई भी कहीं से भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। कभी आउट ऑफ सिटी गए, आउट ऑफ कंट्री गए? आउट ऑफ कंट्री तो नहीं कह सकता अभी गए, आउट ऑफ स्टेट तो हाँ खूब। कौन कौन से? उड़ीसा, लेह, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे काफी ज्यादा स्टेट विजिट। उनके एजुकेशन को भी आपने देखा होगा कि किस तरीके के एजुकेशन है और अपनी वाली एजुकेशन है, उसमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको सिर्फ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हम एजुकेशन के मामले में बहुत से इंडिया का जो पार्ट है उसमें बहुत बढ़िया है, उनसे बहुत बढ़िया है। कैसे? बहुत बड़े, आप रिजल्ट्स देखिए, आप सारी चीज देखिए, ठीक है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, पर हमारा जो एकेडमिक लेवल है जो बच्चे का आज के दिन है, ठीक है ना, वो एज कम्पेयर टू बहुत सारा एरिया है जो इंडिया का, उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है। हमारे यहाँ पेरेंट्स का मेन फोकस एजुकेशन रहता है, ठीक है। जहां पर लोगों को सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर एजुकेशन को साइड में कर लेते हैं लोग, ठीक है सर। लेकिन धीरे धीरे टाइम आने लग रहा है, अब आ चुका है वो टाइम, हर जगह एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस हो रही है। हाँ, साउथ के साइड अगर आप देखते हो, वहाँ की एजुकेशन के बारे में मैंने देखा है, अच्छे एजुकेटेड लोग, और वो एजुकेशन कहाँ से पता चलती है? उनके बिहेवियर से। बिल्कुल, बिहेवियर से पता चलती है एजुकेशन, ठीक है। आप कितनी डिग्री ले लीजिए, अगर आपका बिहेवियर आपको बता देगा आप रियल में कितने एजुकेटेड हैं कितने नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी कभी इधर उधर जाते हैं तब देखते हैं, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ के इस एरिया के एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स के मामले में अगर कंपेयर करें, जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि और कहीं करते हैं, खूब मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज नोटिस की है कि जो साउथ के अंदर जो बेंगलोर है, उसको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। एक्चुअली वहाँ की जो एजुकेशन है ना, टॉप लेवल बताई जाती है, चाहे वो डॉक्टर लगा लीजिए, चाहे डॉक्टर में तो कुछ ज्यादा ही बताते हैं, है ना। तो वहाँ के जो डॉक्टर के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो एक्सपीरियंस हैं, उनका अगर आपने ऑब्जर्व किया है, तो गए हैं तो कभी उनमें ऐसी क्या चीज होती है जो बच्चे वहाँ के डॉक्टर लाइन में ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं? छोड़ के डॉक्टर लाइन हम दूसरी लाइन में बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस लाइन में आते हैं, बेंगलोर की बात कर रहे हो आप, ठीक है। आप क्यों हमारी तरह ज्यादा सारे इंजीनियर्स वगैरह, सारे प्रोग्रामर्स, कोडर्स जो हैं, सारे वही हैं? क्यों? ये रीजन तो क्योंकि वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो गया है, ठीक है,
कि वहां पर सारी आईटी कंपनियां जो है सारी वहां पर हैं, ठीक है। और जहां पर ये लेवल बढ़ेगा, ठीक है, जहां पर हाईली स्किल्ड पर्सन या हाईली एजुकेटेड पर्सन होंगे तो उनके वार्ड्स भी उसी लेवल में जाएंगे, बिल्कुल उसी लेवल में। आप 10 IITians और 10 डॉक्टर्स के बच्चों को एक साथ छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही डेवलप होंगे। 11वां बच्चा तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, चाहे वो होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर वो एक सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, वहां पर बहुत एजुकेटेड, और वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और कोडिंग कार्डिंग वाला वो ऊपर वाले लेवल के काम करने लग रहे हैं वहां पर। अदर कंट्री से जब कम्पीट करते हैं तो हमारा बेंगलोर कहाँ है, देखो बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ कम्पीट करता है, हर मामले में कम्पीट करता है। तो जहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पर डेवलपमेंट सीधी बात होगी, और एज कम्पेयर टू अदर्स। बिल्कुल सर। लेकिन मैं हमारे इस मेहंदगढ़ के एरिया को उसको देखते हुए मैं कंपेयर करने लग रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। रिजल्ट भी, आउटपुट भी बहुत रिजल्ट भी देखो आप, चाहे IAS में देख लीजिए, नीट में देख लीजिए, IIT में देख लीजिए, किसी UPSC में देख लीजिए, किसी में देख लीजिए आप, ठीक है, हर जगह हमारे स्टूडेंट जो है बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से ही देख रहे हैं हम, ये मैं पहले नहीं देख पा रहा, लेकिन अब पिछले 5 सालों से है ना, आपकी नजर में तो पिछले 10 सालों से होगा, हाँ। लेकिन मैं तो 5 सालों की नजर से काफी बेटर रिजल्ट काफी बेटर रिजल्ट है हर मामले में, टॉप में टॉप 1 रैंक आना, हर चीज में टॉप 1 रैंक आना, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ हमारी अचीवमेंट है हमारे एरिया की, ठीक है, उसी के कारण से है। बिल्कुल सर। अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का फोकस होता है। पेरेंट्स ने खूब पूरे 100% डिवोटेड है पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए फिलहाल। अच्छा, आपको सिक्कर कोटा में ऐसे ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो 4-4 साल से सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़े हुए हैं। आपको महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसे ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा से, राजस्थान से वहां महेंद्रगढ़ में आए हुए हैं और वहां पर रह रहे हैं 5-5 साल 7-7 साल से अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिर्फ ये अवेयरनेस ही है जो आजकल दिनों आई हुई है एजुकेशन को लेके। एक सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जस्ट फॉर सोसाइटी ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सोसाइटी। जैसे कि आपने सुना होगा, एक खिलाफ फल बाकी सारे खिलाफ फल को, तो ये 100% इम्प्लीमेंटेबल चीज है। और ये सबसे मुझे लगता है बच्चे ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यही करती है सोसाइटी। आजकल 10th क्लास तक बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है, वो सब फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11th-12th में उनके ऊपर उनके अंदर जो चेंजमेंट आती है वो सब कुछ डिपेंड करता है पीयर प्रेशर पे, साथी कैसे है, बिल्कुल वो, ठीक है। और 99% स्टूडेंट्स जो हैं पीयर प्रेशर के कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पीयर प्रेशर मतलब अपने साथियों जो प्रेशर जो होता है वो किस लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे, मेरी फ्रेंड ये कर रही है तो मैं भी ये करूंगी, चाहे वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर ही होता है, ठीक है। हाँ, उस वक्त पेरेंट्स की, टीचर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है बच्चों को गाइड करने की, और हम करते भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को समझाते भी हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, मान भी जाते हैं बच्चे। जो नहीं मानते हैं वो, उसके लिए प्रेशर तो हम ज्यादा किसी को कर नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने अभी एक बात बोला था कि बेंगलुरु की साइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एक्चुअली में ये फोकस करते हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है मार्केट के अंदर, और इसके बिना है ना हम अधूरे से लगते हैं आज के टाइम में। हाँ, अधूरे से लगते हैं। तो एक समय था जब कंप्यूटर इंडिया के अंदर आया तो लोगों की मेंटेलिटी थी कि कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंप्यूटर के बिना कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में जैसे ही आया, तो क्या चेंज आप देख सकते हैं या क्या चेंज होने वाला है? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आया तो हमारे जितने भी कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, इस फील्ड से थे, सबके जो प्राइवेट सेक्टर में थे, सबके एक फोबिया हो गया था कि शायद अब हमारे के ऊपर खतरा हो जाए, सारे काम ही खुद करने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है। हाँ, हमें अपडेट लगातार रहने की जरूरत पड़ती रहती है। लगातार जो पर्सन अपडेट रहेगा, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया एक सेपरेट कॉर्पोरेट साइड में, इंडस्ट्रियल साइड, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा फोन उठा के देख लीजिए, जेमिनी और ये सारी चीजें जो हैं, ये सभी इसी का हिस्सा है। आज हम बहुत सारे हमारे जनरल रूटीन की थिंग्स होती है, व्हाट्सएप पे लगा लीजिए, सभी कंपनी ने अपने अपने ऐप तैयार कर लिए हैं जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डीप सीक लगा लीजिए, ये सब क्या नाम है, स्क्रूबा नाम है, पता नहीं क्या, ग्रोक एडवांस लेवल पे ग्रोक आ गया, ग्रोक 3 आ गया है, ठीक है। ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है। और इनसे हमें ऐसी बहुत सारी चीजों से,
टेंशन फ्री होने का मौका मिल जाएगा, जिनके लिए पहले हमें बर्डन लेना पड़ता था, बिल्कुल। ठीक है। और अब ये इन्होंने हमारा बहुत इजी कर दिया है काम। सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के लिए सोचना पड़ता था, आप कमांड दीजिए, खटाक से एप्लीकेशन ड्राफ्ट होकर आती है, बिल्कुल। ठीक है। मैक्सिमम काम मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे करता हूँ। किस लिए टेंशन लेना, किस लिए टेंशन लेना? आप सीधा कमांड दीजिए, सीधी बात बताइए क्या करना, वो अपने आप करके देगा और बढ़िया तरीके से करके देता है, बहुत जेन्युइन। बहुत जेन्युइन करके देता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसे लगता है यार ये मैसेज ठीक है या नहीं है, हाँ। तो बोल देते हैं यार इस मैसेज को हम बेटर तरीके से कैसे, वो बना के देगा, वो बढ़िया बनाया, वो तो बिल्कुल है। फोटोग्राफी में लगा लीजिए, वीडियो एनिमेशन में लगा लीजिए, हर चीज में काम कर रहा है वो, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सर जो है जैसे ग्रोक हो गया, अभी ग्रोक 3-4 आ रहा है, जिमिनी बताया आपने, और अभी एक डीपसीक भी आ रहा है, और भी मार्केट के अंदर जैसे गूगल निक हो गया, अलग तरीके गूगल का अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर है। इससे इंसान की लाइफ तो वो स्लो हो रही है, मतलब इजी हो रही है, लेकिन जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस, उनकी सोचन शक्ति बिल्कुल कम, हाँ बिल्कुल वो कम होगी, वो बिल्कुल कम होगी, लेकिन उनकी सोचने की जो शक्ति थी हमने दूसरे साइड ले जाकर उनको बढ़ाया भी तो है। हाँ, दूसरी साइड ले जाके बढ़ाया भी तो है, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की। तो ये बात नहीं है। हाँ, हमारे टाइम पे अगर बात करते या आते तो हम सोचते भी, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो इनको अगर कहीं से किसी हेल्प मिलती है तो मेरे हिसाब से अच्छा है, वो चीजें अच्छी चीज बहुत ज्यादा। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट आजकल में नजर में मेरे आ रहा है ये फोन ही, ठीक है सर। और मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हूँ, और बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती है उसमें भी हम डिस्कस करते हैं इससे कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो मेरा सजेशन तो पेरेंट्स को यही है, जितना हम छुटकारा दिलाने की बंद करने की कोशिश करेंगे, बच्चा उतना ज्यादा उसमें अट्रैक्ट होता जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, उतना ज्यादा अट्रैक्ट होता जाएगा। आप कीजिए इन्वॉल्व बच्चे को, ये चीजें सीखनी भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड में। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। एक जब बच्चा, जब उसमें सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं और उस वक्त उसके हाथ में फोन होता है, मे बी, तो वो उस तरफ जाता ही जाता है, ठीक है। बिल्कुल। उस वक्त पेरेंट्स को मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सर, जो बच्चे होते हैं अक्सर, अभी 10th 12th के बच्चे हो गए, 11th के हो गए, वो अपने इजी मेथड अपनाते हैं। मैं भी जैसे ही अभी बच्चों को पता चल गया, फिर 6th क्लास के बाद ही पता चल रहा है गूगल के अंदर अभी ये आ गया, चैट जीपीटी हो गया, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, सर की कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो सीधा अपना गूगल जाते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, वो करते हैं। उनके मेंटल लेवल पे भी बहुत असर पड़ता है ना सर। पहले क्या था, टीचर को ज्ञान का वो भंडार माना जाता था कि इससे ज्ञान लेना है, अब टीचर को सिर्फ ज्ञान पास करना है बस। अब उसकी ड्यूटी चेंज हो गई एक टीचर की, मतलब कि उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पे है, ठीक है। पहले कभी किसी टीचर से कोई मिस्टेक हो गई, कभी बच्चा को आइडेंटिफाई कर पाता था? आज तो 2 मिनट बाद ही सर ऐसा नहीं ऐसा है, मैडम ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो आजकल तो अब सिर्फ नॉलेज को पास करना है, कहीं से हमने लिए आगे देने हैं, ठीक है। और उससे बेटर सोर्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो और उससे ज्यादा उन बच्चों से ज्यादा, जैसे आप कह रहे हो भाई चैट जीपीटी आ गया, बच्चों से टीचर्स को अपडेट होना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। और वही का टारगेट अब हमारा है, टीचर्स को हम अपडेट कैसे करें। ओके, अभी इसी के ऊपर बस प्लानिंग चल रही है कि अपडेट? प्लानिंग ने हम स्टार्ट कर दिया, सिस्टम कर दिया सर, सिस्टम स्टार्ट हमारे। अच्छा आपको मैं टॉपिक दिखाऊंगा, सारे बहुत अच्छे टॉपिक हैं ट्रेनिंग्स के, जिनके ऊपर यही चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है। हम ये इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज हैं, ठीक है, जिसमें हम केस स्टडीज के ऊपर 50-60 लोग बैठ के ट्रेनिंग में आपस में डिस्कस करते हैं, उसका क्या आउटकम निकलता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सब उसी रिलेटेड होने लग रहा है सब कुछ। ओके सर, लीडरशिप के बारे में थोड़ी बात करेंगे। लीडरशिप लाइक दिस, आप अपनी टीम को किस तरीके से हैंडल करोगे? एवरी फील्ड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, मान लीजिएगा हम इसी फील्ड का लिखते हैं। सिचुएशन आपकी ये है कि आपके पास में 200 समथिंग काम कर रहे हैं बंदे, और वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बच्चों के साथ में आउटपुट नहीं आ रहा। स्कूली लाइफ का ही हम एग्जांपल लेते हैं। स्कूल के उनका रिजल्ट आ रहा है, पिछले साल आया था 95, लेकिन अब आया है 90। तो उस समय जो टीचर्स की गलती मानेंगे या स्टूडेंट की गलती मानेंगे, उस समय आप अपना लीडरशिप कैसे रखेंगे उनके सामने? एक्चुअल में देखो, अगर मैं एक अच्छा प्रिंसिपल हूँ, तो जब 95 से 90 के पास स्टेज आने लगी थी, मुझे तभी पता चल जाना चाहिए था।
अब कुछ ना कुछ चेंजमेंट होने लग रहा है, मैं उसको उसी वक्त रोकता। फिर भी जैसा आपने कहा है, चलो भाई आ गई अब तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं, ठीक है आ गई, तो मेरे सबसे पहला ये होगा, मैं रीजन पता करूंगा क्या है, रीजन पता करूंगा एक्चुअली क्या है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और कई बार टीचर भी होते हैं, ठीक है। आपके पास एक बैच बहुत अच्छा आ गया, बच्चों का आपने रिजल्ट बहुत अच्छा दे दिया, एक में थोड़े वीक बच्चे ज्यादा आ गए, तो शायद हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना निकल के आए। लेकिन एक टीचर का रिजल्ट, टीचर कभी भी किसी को वीक और इंटेलिजेंट तो नहीं मान सकता, वो सबको बराबर लेके चलता है। हमारे एफर्ट वही रहेंगे तो हम उस टारगेट को गेन कर लेंगे, लेकिन हमारा मतलब हम कभी किसी को वीक और इंटेलिजेंट नहीं मानते। अगर एक अच्छा टीचर होगा तो हमारे लिए सब बराबर है, सबको हमें बराबर समझ के चलना है, ठीक है। और एज ए लीडर बात करें तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम पता करूंगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, और उस सॉल्यूशन को सबसे पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं लीडरशिप की यही निशानी होती है। अगर मैं करके देखता हूँ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वहां कमी है, और अगर मेरे से भी नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कमी है। मैं ये प्रैक्टिकल्स करके देखता रहता हूँ मेरे काम। सर, जब मैं आपका जो सीवी देख रहा था उसमें मुझे यूनिक सी बात लगी कि आपने एलपीजी के ऊपर भी काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, है ना, वो लैब के रिगार्डिंग जो बीटेक होल्डर्स के जो होल्डर्स थे उन्होंने भी आपने सिखाया है बहुत सारे, है ना। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने एलपीजी बेस्ड जो समालोष्ट जो प्रोजेक्ट बनाया था, हाँ, इसका आइडिया कैसे आया? एक्चुअल में मैं जब छोटा, मैंने आपको पता है मेरे शुरुआत में मैंने बताया था हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाने की मेरी आदत है। मेरा इस लाइन में जाने का रीजन क्या बताता हूँ। मैं जब छोटा सा था, मैं सरस्वती स्कूल नारोल में पढ़ता था, बोर्ड बाजार में, और जब भी मैं स्कूल जाता था 6th क्लास ऑनवर्ड्स, एक आटा चक्की आती थी, वो आटा चक्की पे इंजन रखा लगा रहता था, और सुबह जब मैं जाता था तब वो चलती रहती थी। मैं खड़ा होकर वहां सोचता था, इसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल में ऐसी क्या चीज है जो इतने भारी लोहे को घुमाने लग रही है। एक फ्लाई व्हील दिखता था मुझे बड़ा घूमता हुआ, मैं डेली देखता था, वहां देखता था। फिर कहीं पर मेरे को कोई स्कूटर वगैरह कुछ खुला हुआ देख जाता था, कुछ इंजन को कुछ पार्ट दिख जाता ना, उसमें मुझे फिल्टर दिखाई देता, तो मैं सोचने की कोशिश करता, ये वो पार्ट है जो इतने मूव करवाता है इस चीज को। मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, मेरे मन में उसके देखते सबसे पहले क्वेश्चन ये आया, अभी ये बना सकता हूँ। सो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई चीज नहीं है मैं आपको, फिर मुझको अलग क्या बनाऊंगा, वो सबसे इकोनॉमिकली जो सस्ता हो रहा, तो उस वक्त मेरे दिमाग में स्टार्ट हुआ था। मैं बीटेक तब तक मेरे दिमाग में ये करता, मैं पता करता रहा कैसे क्या होता, कैसे क्या होता। फिर आखिरकार मैंने इस काम पे इसके ऊपर स्टार्ट किया। हालांकि मैंने रिसर्च काफ़ी कर ली थी इस चीज़ में कैसे क्या होता है। फिर मैंने कृता बोटेक कॉलेज वहाँ पर काम स्टार्ट किया। वहाँ पर लगभग मुझे 1.5 साल का समय लगा स्टूडेंट्स उससे कंप्रेसर चैम्बर को डेवलप करने में, काफ़ी चीज़ों में थी। तो आखिरकार में मैंने वो बनाया और ट्राई की, मैंने कंप्लीट कर लेती मोदी से जिसमें कहते हैं, वो भी लगभग एक हो गया था। ठीक है, आने वाले टाइम लगा और किसी रीजन से फिर वो मुझे शौक करना पड़ गया था। फिर ये था तीसरी हो सर, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एक 350 kg का लोड के इलेक्ट्रिक बाइक ना चीज़ है मतलब, तो इसका डेवलपमेंट प्रोसेस टेस्टिंग आपने कैसी की? बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक कब देख दिया? 2020 आप लेवल देखते सर अभी देखिए समथिंग 2 साल हुई, 2011 में आइडिया ना सर, आइडिया आते रहते, आइडिया तो सारे कुछ आइडिया आते रहते। ठीक है यार, इसकी मोटर के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल लेना पड़ा था। ठीक है, बाकी सारे इसके सब बार स्टेप मैं आपको वीडियो सेट करूँगा इसकी आपके पास। ठीक है, हाँ उस वक्त बैटरीज जो है वो इतनी ज़्यादा तो आजकल बैटरी को आ रही है नहीं थी। बैटरीज हमने दूसरी वाले बैटरी से यूज़ किया था, सिम कुछ लेनेशन बैटरी का यूज़ किया था और काफ़ी टाइम तक वहाँ पर यूज़ हुई है और काफ़ी पावरफुल थी। ठीक है, इजीली ऑपरेटेबल थी, कोई भी बोर्ड नहीं था। अब काफ़ी टाइम तक चला है। कॉलेज में लाइक को कॉलेज में बच्चे इंद्र ज़्यादा लेते हैं वो। हाँ, उनका प्रोजेक्ट होता था, प्रोजेक्ट पे हेल्प करवाने के लिए। हाँ, उनका ब्रेड होते थे और पीरियड में हम मांग करते। सर एक प्रोजेक्ट की बनाया आपने चपाती मशीन से, जो मुझे बहुत हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, सो मैं जानना चाहता हूँ ये कैसे, मैं सर देखा ना उसी बारे में पढ़ा, क्या अच्छा लगा।
मे बी मैं तो हॉस्टल में देखता था कि ये बनती है लिपिक सर ने तो इसके ऊपर भी काम किया है। एक्चुअल में क्या था, अब मैं कितना बोले हमारा हॉस्टल था, पेपर में डेली गया होता, और हमारे पेपर में बिरासी भाई साहब थे, चैनल पर बहुत अच्छी उतार थे है। तो हमारे वो मैच में ये रोटी मेकिंग वाले की कुक के लिए प्रॉब्लम रहती थी, 2-3 बार वो चलाएगा। फ़ोन आता है मेरे पास, सोने साहब वो अपना वो त्योहार मिल गया, तो मैं वो कि भी आना हो सकता वो दे तेरे मुताबिक क्या करे। जैसे 1 महीने का इधर पर 1 महीने में सोल्यूशन निकालती, तब मैं उसी दिन मैं दिल्ली से सामान खरीदना स्टार्ट किया। मैंने वहीं से उसी टाइप से उसी कारण से मैंने दिमाग में कचाया माप भाई उमन के बोल में टनाम हुआ इसका से शायद कुछ भी खर्चा हो जाए। उमर लगा रहा अक्टूबर बहुत और बहुत ऐसे चलती थी। बोले एक आदमी पर हटा दिया था काम पे इसी कि भाई ये सर बात है एरा की बात हो गए पर देता बिजली मुसीबत चली थी रुती नहीं। उस वक्त मैं भी उसे लिखता है आई नहीं सकती है नहीं है। उस वक्त मेरे पास ये कम से कम 3 और 4 ऑर्डर आ गए थे। किसके ऑर्डर आ गए थे? जो कैटरर थे ना, इन्होंने कहा था कि मुंबई बना के दो ये मशीन। कैटरिंग वाले नहीं होते सब्जियों वाला, इन्होंने कहा था सर हमने बना के दो ये मशीन, ये बना के दो की। मैं तो उन रिसर्च के लिए बनाया, मैडम ने रिपोर्ट ऐसे भेजे थे। हाँ आज के दिन बहुत अच्छी सी मशीनें आई नहीं है, ठीक है बाबा जी काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तब एक नेट था बस सिर्फ आपने, उससे पहले मैं ऑटोमेटिव मशीन पर मैंने एग्जाम्पल देखा था, लेकिन वो मशीन बहुत बड़ी थी। इसे कंफर्टेबल स्टेज में, छोटी स्टेज में कहीं पर भी यूज़ किया जाए आपको मान लेता। सर मैं जानना चाहूँ किसी में क्यों किसी प्रिंसिपल वाली स्कूल वाली है, क्योंकि अब वो तो मल्टी टैलेंटेड ना, क्योंकि आपका दिमाग है वो सिर्फ फ्यूचर मार्क हो जाता है, वो फिर इनोवेशन में भी आप बहुत खतरनाक लग रही है। तो वो क्या मैं समझ नहीं पाया इस तरीके में माइंडसेट लेके फिर आप। मैं आपको ये एग्जाम्पल रखा हूँ, ये सारे वीडियोस हैं मेरे पास, लैपटॉप में होंगे मेरे पास। अपने करनाल हवेली अपने घर से ना होगा, आपने कभी हवेली है जब हम मारा जाते हैं चंडीगढ़ जाते हैं साइबर करनाल के पास करनाल, वहाँ पर गोबार्टिंग होती है, गोबार्टिंग सिटी तार होती है तच्ची ढूंढते ना टप्पो लाते हो रान पे नाइट से वहाँ से वापस आ रहे थे बच्चे साथ के पूजिया साथ की पहुँचे वहाँ पर गोबार्टिंग करनी हो ला करनी है सभी कोई याद नहीं गए वहाँ पर बस कभी टाइम होगा लेट हो गए कि ओला बनेंगे उन्होंने पापा नहीं तो दूर से लेके आप उसे ये नहीं कर पाए। अरे 2 दिन के अंदर तेरे को घर पे बाइट मिलेगी, माँ को दिखाऊंगा तो बना के दी उसको 2 दिन के अंदर बना के दी वापस तक 2 दिन में सार मिलेगी बहुत दी थी उसको 2 दिन के अंदर। तो ये चैलेंजेस जब आते हैं और इनोवेशन और चैलेंजेस जब रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस दोनों आते हैं तब कुछ ना कुछ बन ही सकता है, तब कुछ ना कुछ बन ही सकता है। इनोवेशन पाकिस्तान नजर से देख इनोवेशन इसके लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और वो इतनी बढ़िया है कि आप उसको जस्टिफाई कर सके सोशली किसी के काम आने वाली चीज़ हो तो आपको उसमें एफर्ट करने चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैपेबल है और आपके थोड़े कुछ एफर्ट से किसी का भी कुछ अच्छा भला हो रहा है, ठीक है, किसी के लिए भी समाज के लिए किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए भी अच्छा हो रहा है तो आपको इनोवेशन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आइडिया सबके पास होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते नहीं है लोग। सो आइडिया सब किसी न किसी स्टेज में सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आता है, ठीक है, तो वो सोचते नहीं है उसमें। तो के पास भी हो सकती है कंपनी में तो बहुत आए पैकेज तो बहुत आए थे शुरुआत में आए थे, अब तो बहुत पुरानी बात होगी, बहुत आए थे पैकेज वाकेज को, ठीक है। मेरे पास रियल लाइफ की उससे मेरा पैकेज आया ऊपर आया थे कौन सी पैकेज या पहले तुम डिजिटल काम नहीं मेरा मेरे तो थे कि ये क्यों की सब टी-शर्ट सब क्योंकि ये सब चीज़ तो ठीक है। वहाँ से जब ये हुआ था तो वहाँ से मुझे सब किसी से कि तुमको तक किया शक्ल बना के पर इंप्रेस मिल जाए इसलिए तो छोड़ी जाने लेकर इस लाइन नहीं इसका एक्चुअली मेरे पास कोई आंसर नहीं है वो कैसे वो। हाँ मैं ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे लौटा ना उधर कर देता हूँ और 2000 अच्छा है बुरा है क्या नहीं है 20 रुपये बेच रहा है। हाँ मेरे जितने भी 99% वो मेरे ब्राइट से सब गवर्नमेंट वो मेरे बड़ी अल्लाह पोजीशन पे है, नहीं डेलीगेशन लाइफ टाइप करते वो कमाल थी मैंने एक्सपीरियंस मतलब देखा है, एक्सपीरियंस भी आपके साथ साथ आपके थॉट्स को एक्सपीरियंस किया हमें कि किस तरीके से आप तो मेंटर हो वो बटन एक्स। उसके बाकी सर मैं पूछना कब बास्केट भी अलॉइड भी उसके बाद एक थोड़ा सा बताइए मुझे पीस ना उसके कोर्स या स्काउट्स एंड गाइड्स हुए राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार
देने में लेते हम जब हम सोते थे तो सर्किस की तरफ से लगते थे शिमला हमारे कैश वगैरह होते थे कैश रखते थे उनके रेलवे शंकर ब्याज शर्मा जी के नए में से राष्ट्र को निभाओ ये दिल्ली में और बुरे में अंडर के के प्रेशर लग रहा था ठीक है ये 10 ये तब लाइट तो उड़ान चला था कुछ ये दिल्ली में राष्ट्र ये तो पहले ही नहीं पाप नहीं जी नहीं सब में ये तो नहीं हुए सब के तब दम ले गए को इसी क्या सोच रहे हो बहुत पुरानी बात है लेकिन मैं जानना तो मैं कह रहा हूँ सोचता तो वही में वही तरह था तो जो होता है तो वो भी दूसरे तरीके से होता है मुझे याद आते हैं जब फोटोज को देखते थे यहाँ रास्पी मैप अदर ही भाई होती है आप को आप किसी को बताते हो पेटेंट अवार्ड है जीती बात ठीक है हाँ कच्चा अच्छी बहुत अच्छे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से डिनर कर किया दिन आने जी सब तो दिव्यांग जी हमारी वो राष्ट्रपति देवी उनकी वाइफ थी राष्ट्रपति वो शंकर दयाल सप्पा जी थे ठीक है उन्होंने वहाँ पर कंसुल प्रोग्राम में किया था वहाँ पर मजू हुई है सभी डिस्ट्रिक्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव आया था उन सबको दिया था मैं महेंद्र इंस्टीट्यूट रहता था ठीक है और वहाँ पर जो मेडिकल किया था राष्ट्रपति भवन में एक बार गया तो बस इशू 10 गया तो बस टैक्सी अरे शानदार 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 है खा गए फिर से ऐसा मिले कर लिया जरूर 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 हर लेवल पे जाके खेलना चाहे हर लेवल पे जाके खेलना चाहे मुझे अच्छा मैं उस समय शायद पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन अभी मैं आपको धन्यवाद सर वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर सर ये जो क्वेश्चन ना ये मे भी मुझे लगता है एक्सकोरेज लाइफ में ज़्यादा रिपोर्ट दो दियो एक तो डिसिप्लिन होता है और एक सिलेबस होता है ठीक है और एक आपका जो मैनेजमेंट है उस पर आपके में क्या चेंज रहा देखो मैनेजमेंट से आप लग रहा स्कूल मैनेजमेंट हाँ स्कूल मैनेजमेंट से होता है प्रिंसिपल एक वो कड़ी होती है जो स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पेरेंट्स और टीचर्स सारे एक इसी कड़ी से जुड़े होते इसी कड़ी से जुड़े हो ठीक है तो प्रिंसिपल का बहुत अहम रोल होता है किसी स्कूल में स्कूल से छोटो कितनी सारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है उनके वार्ड समझे बढ़ रहे हैं ठीक है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज दिखने में ही उपलब्धि है कि कहाँ पे इसी वजह हुई ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमें सबके एक्सपेक्टेशन पे पूरा करा करना है सभी पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना स्टूडेंट्स के लिए करना मैनेजमेंट को स्टाफ को हर तरीके से सभी से एक जगह लीक होते हैं तो वो मोट होती है इस पर नहीं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो हाँ बर्डन बहुत ज़्यादा सर ये बात को कहना चाहेंगे लेकिन जिसने बर्डन ले लिया उससे काम होगा नहीं जिसने नाश्ते के अंदर किया वो बढ़िया कर जाएगा वो बढ़िया कर जाएगा सर जो एजुकेशन वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस तो आप 19 साल से एजुकेशन के लिए सबसे यादगार लीडरशिप एक्सपीरियंस क्या यादगार मेरा लीडरशिप का एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपको सबसे बेहतर हमने एक बार वॉलीबॉल के मैच और मैच कर रहा है हमारे कॉलेज मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट में याद है बताओ हमारे कॉलेज में पूरे हरियाणा के वॉलीबॉल के मैच करवाए गए थे और मैं ऑर्गेनाइज कर दिया था और मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर करा सर तो खेल लेता हमारी 2 टीमें थी ठीक है एक समय सिंह की छोटी की हमारे बच्चे जो तो मेरे सब खेलते थे कोई बात उन बच्चों का इतना तगड़ा इतना ज़्यादा डेडिकेशन था हमारे प्रति मेरे प्रति लगा लो पुलिस के प्रति कि वो कुछ भी कर सकते थे मुझसे अगर हमने कह दिया तो जब हम एक सेट हार गए थे फाइनल मैच की बात बताता हूँ उस दिन मुझे बड़ा गर्व फील हुआ था खुद मैं उन बच्चों को बुला के ये कह के आया था मैं कब मैं फाइनल सेट नहीं देखनी फाइनल सेट नहीं देखती अभी तक तुम्हारे साथ पैदा रहा हूँ अब तुम्हारा नाम रह दे अब ना तुम्हें कोई गाइड करेगा ना कुछ करेगा तुम जिस तरह से फ्री खेलना चाहते हो वैसे खेल के दिखाओ ना तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन देगा को जिस तरह से खेलना चाहते हो वैसे खेल के दिखाओ पर मेरे पास आवाज़ एक ही आनी चाहिए चुनना देगा मेरी ठीक है ठीक साथ पे बाहर बैठ रहा बच्चों ने वीडियो देखे क्या गेम दिखा बच्चे ने क्या गेम दिखा बच्चे और दोनों पोजीशन ले गए दोनों टीम जीत किया दोनों पे हमारे होम ग्राउंड पर हम जीतते दोनों पे अच्छा जीतते उस वक्त हाँ उस वक्त मुझे लगा था हाँ कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना और फिर उन्हें एज ए लीडर अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देना पास देना
कभी सख्ताई से भी, कभी प्यार से भी, यही एक लीडर की क्वालिटी हो, ठीक है। और मैं आगे बढ़ के सबसे पहले करके दिखाना को। जब वो टीम वीडियो खींची तब वीडियो से वो क्या था? बुरे बेस में ये होता है, कोई ना कोई रीजन होता है उसका, भाई लोग पता करते हैं क्या रीजन है, और अप्रिसिएशन भी है किसी को आगे बढ़ाने का उनके लिए, ठीक है। अब आप किसी को वो पहले बुरी परफॉर्मेंस में है और आप उसको और ज्यादा दाद मार दोगे तो वो कभी नहीं खेल पाएगा, वो ज्यादा दोगे से पहले, ठीक है। आप अप्रिसिएट करो बच्चे को, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं कोच तो हूँ नहीं, लेकिन उस वक्त मैं खेलता था तो मुझे पता था अब कहाँ पर कमी है कहाँ नहीं है, ठीक है। अब ये बच्चा अगर हल्का खेलने लग रहा है, तुम 2 कवर करो भाई इसको किसी तरह से, ये करो, ये बहुत सारी चीजें होती है उस गेम में भी टेक्निक होती है। एक बहुत बड़ा इफेक्ट काम करता है बॉडी का, ठीक, अच्छे अच्छे गेम्स को चेंज कर देती है। साथ चलते स्विंग की चलने असर या वो बता के वो रूटीन दे। अब उन बच्चों को जब मैंने इंस्ट्रक्शन दी, उन्होंने अपने सारे कॉलेज के बच्चों को बुला लिया, आ जाओ और जा खड़े हो रहो, और तेरी बड़े सारे बच्चे देखे होने बाद तो टीम पता नहीं कैसा प्रदर्शन कर सकती है। जैसे ही मैं जब वो स्टोरी के बाद जो तो आपके स्टेटस देख नीचे के अंदर चबाक का नहीं देख, मुझे अच्छा कि आप देखते हैं विषय टाइप के बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च है वाले एक साल तो सब टेलीविजन बोले जो बच्चे लगते हैं उसमें तो मैं टिप बुलशिट क्या टीम स्टाइल वायरलेस करोवर में आए हो तो उनका तो अपने मंत्र दिया थे मैं आपको इस तरीके से, मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने कोई मंत्र नहीं दिया था, मेरे को तेगा तो बच्चों की क्रिएटिविटी थी, ठीक, बच्चों के आइडिया थे, थोड़ा बहुत चेंजमेंट मैंने जरूर किया था उसके अंदर, थोड़ा बहुत आइडिया सिर्फ बच्चों के थे, मेरा कोई मैटर नहीं था, बच्चों के ही आइडिया थे, ठीक है। पर उसी के ऊपर ठीक है हमने काम किया था, वो एक घर और से मेरी सारे देवता क्रेडिट बच्चों को देने से बच्चों को देंगे सर, उसमें यार हेल्प मेरी जरूरत थी। इस चीज को अगर आगे इम्प्लीमेंट किया जाए वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइडिया तुम लेके आओ, आइडिया सिर्फ बच्चों का था और इस तरह सिर्फ आइडिया देश में आइडिया देश में सीन गोले गोले से आपके फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, म्यूजिक, एसएसटी, इन सब्जेक्ट के अंदर आपको आप पढ़ते म्यूजिक क्या चीज नहीं था, क्या तरीके शुरुआत में साइंस को तो अब बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल से पढ़ा जाए, वो साइंस में हर जगह प्रैक्टिकल हो, हर जगह हर एक टॉपिक में प्रैक्टिकल है और हमारे जन्म रूटीन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सब्जेक्ट मेरे आप लगा के चलोगे तो लगभग सारे ठीक है, स्पेसिफिक तो मैं कह नहीं सकता, हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है पड़ा था, ये मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। बाकी में सब्जेक्ट सब फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई है, इंग्लिश में पढ़ाई है, सब 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, म्यूजिक में पढ़ाए है, जब तुम कभी नहीं पढ़ा में पढ़ाया है, तुम कभी नहीं पढ़ा, हम इंजीनियरिंग वाले कहाँ पढ़ते थे। हाँ सर, जैसे बीटेक के इधर अपने साइड ओवर गाइड वगैरह भी के बारे की भी को रहा है सर, पोस्ट वगैरह क्यों, हाँ मैं कोई किया था बहुत पहले, लो मैंने पोस्ट किया था, और ऑटोकैड हो गया, नैंडोकैड हो गया, प्लेटर सुन के आता है, एडवांस पर्सन आ गए थे। ये हमारे स्टूडेंट्स का तो अपना एज ए प्रिंसिपल था कि सिविल इंजीनियरिंग की जो कोटेज तो उनके लिए बहुत कंपल्सरी था, ठीक है। तो आरे जो आज तो टीचर्स आते थे उसको इंजीनियरिंग लाइन ढूंढते थे सारे दी बस करे बस हो रहा है वो हो रहा है ना इंजीनियरिंग, और जब वो पास और लोग आते थे तो उनकी नोरे मैं जब चेक करता था तो वो थ्योरेटिकली तो बहुत साउंड थे कि को प्रैक्टिकली नहीं थी। उस वक्त मुझे इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए तुमको कुछ सीखना जरूरी है, तब मैंने ये चीज़ें कुछ सीखने की कोशिश की, अब सकता। सर आप पुलिस की प्रिंसिपल, पुलिस को किड्स दोनों ने बेस्ट एक्सपीरियंस किसका बेस्ट लेके आ जाए तो सर, अगर एनसम के लिए आपको एक्सपीरियंस कोरिला काउंट को रिश्ता है, ठीक है, और एक समाज के प्रति अगर आपको अपना गोल अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो स्कोर का किस स्टूडेंट इसे डिपेंड करी, मतलब यहाँ से आप बच्चों को किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकते हो स्कूल में। आज आपको अगर एक बेस्ट आर्मी पर्सन चाहिए तो आप उसको क्यों प्लास्टिक बच्चे देना शायद कर सकते, कॉलेज में आपके पास ऑलरेडी ट्रेड बच्चे आते, सही बात नहीं शिमारा, ठीक है। मतलब बेस यहाँ से स्टार्ट होता है स्कूल से, कॉलेज में उसको थोड़ा बहुत
आगे बढ़ा रहा होता है इससे, वो अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग इस बात का। एजुकेशन को आओ तो 2025 2047 के पीछे जो आप किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको देखते हुए तो मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन में आने वाले टाइम में चेंजमेंट आने वाला कितना परसेंट वो एप्लीकेबल होता है, इंक्रीमेंट होता है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पॉलिसी गवर्नमेंट ये बहुत अच्छी है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को, चाहे स्कूल लेवल पे हो, उनको हमें स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं, स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे आज मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हूँ, चाहे आज मैं कितनी भी बड़ी कोर्स में बैठा हूँ, मेरे पास एक अलग स्किल होनी बहुत ज़रूरी। सो किसी भी टाइप के मेरे आज मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास एक फोटोग्राफी की स्किल है, तो हाँ मैं ठीक है, मैं सही होगा, दिक्कत है। मेरे पास स्किल के ऊपर हमें फोकस करना होगा। जिस दिन हमारे स्टूडेंट में स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है, उस दिन उनका फील्ड चाहे कुछ भी हो, मैं यूँ नहीं कहना चाहता कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप में कोई स्किल नहीं है, आपको स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए, मेरा सजेशन है कि आने वाले टाइम में जॉब्स के अबॉर्डी कोर्स को डिवाइड किया जाए, जो इसके अबॉर्डी कोर्सेज को डिवाइड किया जाए। अब एक आदमी बीटेक करके बैंक में जॉब करता है, रिलेट करते कौन सी कुछ, उसने जो एजुकेशन में ये वर्कशॉप में काम किया, सिलेंसी मस्जिद पे काम किया, ठीक है, उसने सोम पढ़ी है, मोस पढ़ी है, एचएफटी पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, वहाँ कोई काम नहीं है, उस सिर्फ एक ग्रेजुएशन उसके लिए काम आई। इसका ऐसे तरह से ही मैं चाहता हूँ जो इसके अपोर्डेड कोर्सेज को लिखाई किया जाए, ठीक है, ताकि उस जोन से रिलेटेड बच्चों को नॉलेज मिले, ठीक है। अगर किसी को आर्मी में जाना है उसके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज हो, ठीक है, अलग अलग लेवल के कोर्सेज बनाए जाए ताकि बच्चों को पे भी चूज करने पर। अब गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फादर इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलने के कारण कई बार वो गलत स्टेप में चले जाते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं, गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, ठीक है, गलत कोर्स चूज कर लेते हैं, और बाकी कर वो एक बार चूज होने के बाद फिर पूरे उनके लिए उसी कोर्स में चलना पड़ता है। तो अगर इन चीज़ों में कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग को ऊपर फोकस करना चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग के नाम पर, जिसमें बच्चों को ये, सभी बच्चों को ये पता हो, ये अगर मैं ये करता हूँ तो ये हो, मैं ये करता हूँ तो ये होगा, ये करता हूँ तो ये होगा, या फिर एक मैंडेटरी कर दे कि आज स्कूल में कैरियर काउंसलिंग के नाम का ये होगा 11th-12th क्लास में, ताकि बच्चों को अच्छी तरह पता चल सके। अभी बच्चों को हमारे यहाँ पर क्या लगा, कितने कोर्सेज का पता है, कितने कोर्सेज का पता है। 11th क्लास का बच्चा 5 साल का है, उसको कितने कोर्सेज का पता है, नीट, जेई, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मेसी, ठीक है, ये कोर्सेज है। इसलिए लोग दुनिया बेहतर चाहिए बीएससी होगा, दी होगा, सुनो ये नॉर्मल कोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फोरेंसिक साइंस है, तो ठीक है सर, फोरेंसिक साइंस, अब ये आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, कोडिंग लगा लो, कोडिंग कितना आने वाले टाइम का हुक्म। जिस बच्चे ने, मैं सभी के लिए, जिस बच्चे ने इस फील्ड में आज के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, 10 साल के अभी को सक्सेस होने की कोडिंग कर सकता है, अगर वो अच्छा कोडिंग करता है, अच्छी कोडिंग करता है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि तो पेरेंट्स को बच्चों क्या सलाह देना चाहे इस बारे, इस जमाने के अकॉर्डिंग अपने मेंटल लेवल को कैसे ग्रो कर। अगर पेरेंट्स को तो देखो आज के दिन टाइम के सिचुएशन में सीजन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हैंडल करना, अपने वार्ड्स को हैंडल करना है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है। बच्चे कितना टाइमली, इतना फास्टली ग्रो कर रहे हैं, पेरेंट्स कई बार उनकी इस ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको उसी लाइन में आगे जाने दीजिए, उससे फोर्सफुली किसी बच्चे से कुछ मत करवाइए। और स्टूडेंट्स से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड्स जो आज हैं 5 साल बाद ना होंगे, हो सकता है कोई रहे भी, ठीक है, लेकिन जितने आपके वेल विशर आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, चाहे वो आपको आपके पेरेंट्स सही सजेशन दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, उससे ड्यूटी स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो जाती है कि हमें करना चाहिए,
लेकिन हमेशा उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले, आप तक सब क्लोज है इनको। ठीक है, मैं हमारे चेयरमैन साहब थे सिंधु सेन कुमार जी, जब भी कभी हमारी मीटिंग होती है मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। हमारे टीचर्स डे की बात कहते हैं हमेशा वो, कि तुम इन बच्चों को अपना बच्चा मान लो, अपने बच्चे की तरह पढ़ाओ। ठीक है, अपने बच्चे की तरह, सारे बच्चे की समझ, 4 साल मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा पता तुमको कहाँ मिलेगा, तुम्हारे बच्चे के तो तुम्हारा जो खुद का बच्चा और ऊपर वाला सब देखता है, वो तुम्हारी इस मेहनत को वहां दिखाएगा। तुम्हारे बच्चे अपने आप आना होते दिखेंगे जिस दिन तुम ये करना स्टार्ट कर दो। तुमने यहाँ फॉर्मेलिटी अपने काम में की, रिजल्ट वहां पर भी नजर आएगा, रिजल्ट वहां पर भी नजर आए। ठीक है, तो यही मैं टीचर्स के लिए सलाह है, मेहनत करो और जिस काम में लग जाओ, डेडिकेशन जब करो पूरा, ठीक है, अरे बोले जी कोई नहीं रोक सकता। हार्ड वर्क ऐसा करो कि तुम जैसा कोई ना कर सके, तुम जैसा कोई ना कर सके, ऐसा करके दिखाओ। ठीक, तो आपको तो काफी बना कोई रश। थैंक यू सो मच सर। वो तो मैंने पता है मुझे नहीं दिया, और आपके विषय से बेटी दूधी के बारे में ये नहीं लगता है, तो इसके इलाकों से नहीं है। और वो कैसी बारे में तैसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमको टाइम दिया तो आए कि आप पर। ठीक है, और हमारे विचार सुने, आपका तहे दिल से उनका तो मैं भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हैप्पी थैंक यू वेरी मच, और पूरे परिवार की तरफ से भी। ठीक है, आप सभी का बहुत लास्ट में बोलना चाहूँगा, होम इंटरनेशनल स्कूल में एकदम ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर लीडर ही इतनी स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी आ सकती है, आप थोड़ा गैस कर। बस ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस।